नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 329 अंक बढ़कर 82,501 और निफ्टी 104 अंक चढ़कर 25,285 पर बंद हुआ। ये करीब एक महीने का ऊपरी स्तर है। इस तेजी के पीछे कई बड़ी वजहें हैं, खासकर फार्मा, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में दमदार खरीदारी। अमेरिका की बायोसिक्योर एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद फार्मा शेयरों में आग लग गई। इस एक्ट से भारत की सीडीएमओ और एपीआई कंपनियों को फायदा होगा, जैसे डिवीज लैबोरेटरीज, लॉरिस लैब्स और सिंजीन इंटरनेशनल, जिनके शेयर 4 से 6% तक चढ़े। अब अमेरिका और यूरोप चीन के बजाय भारत को अपनी फार्मा और बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में चुन सकते हैं। इससे सिंजीन इंटरनेशनल, न्यूलैंड लैबोरेटरीज और जुबिलेंट फार्मोवा जैसी कंपनियों को सीधा फायदा मिल सकता है। सिंजीन पहले से ही कई अमेरिकी क्लाइंट्स के साथ काम करती है। न्यूलैंड एपीआई सेगमेंट में मजबूत है और जुबिलेंट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में सक्रिय है। ब्रोकरेज हाउसेज मान रहे हैं कि इससे भारत का हिस्सा ग्लोबल बायोटेक आउटसोर्सिंग में तेजी से बढ़ेगा। टीसीएस ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए, जिनमें कंपनी का मुनाफा 12,075 करोड़ रुपए और आमदनी 65,799 करोड़ रुपए रही। नतीजे उम्मीदों के मुताबिक रहे। इसके बाद आईटी सेक्टर में भरोसा लौटा और इन्फोसिस व विप्रो जैसे स्टॉक्स में 1% तक की तेजी आई। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि टीसीएस का वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक है और उन्होंने इसका टारगेट 3,500 रुपए रखा है, यानी करीब 15% की संभावित बढ़त। विशेषज्ञों के मुताबिक जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर बना है, मार्केट में तेजी बनी रहेगी। अगर इंडेक्स 25,250 पार करता है तो अगला टारगेट 25,500 तक जा सकता है। सरकारी बैंकों में आज बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% से ज्यादा चढ़ा है और इंडेक्स के सभी 12 शेयर हरे निशान में हैं। यूको बैंक, आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स में 2 से 5% तक की बढ़त देखी गई। बाजार में ये रैली सरकार के ताज़ा बैंकिंग सुधारों की वजह से आई है। सरकार ने अब सरकारी बैंकों में होल टाइम डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए नई गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है, जिससे प्राइवेट सेक्टर से आने वाले प्रोफेशनल्स को भी लीडरशिप रोल मिल सकेगा। विश्लेषकों का कहना है कि ये कदम पीएसयू बैंकों के लिए पॉजिटिव रहेगा। इससे उनकी गवर्नेंस और मैनेजमेंट क्वालिटी में सुधार आएगा। एसबीआई और पीएनबी जैसे बड़े बैंक अपने साल के हाई लेवल्स के करीब ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 418 अंक चढ़कर 56,610 पर बंद हुआ और 56,500 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक जैसे बड़े शेयर 1% से ज्यादा चढ़े। ऑटो सेक्टर में भी तेजी दिखी। मारुति, बजाज ऑटो और आयशा मोटर्स में 1 से 2% की बढ़त रही, क्योंकि ऑटो रजिस्ट्रेशन डेटा में सुधार दिखा है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे रियल एस्टेट शेयरों में तिमाही नतीजों से पहले खरीदारी लौटी है। गोकालदास एक्सपोर्ट्स में करीब 7% की उछाल आई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी के बयानों से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की उम्मीदें बढ़ी। वहीं एनटीपीसी ग्रीन करीब 3% ऊपर रहा, क्योंकि कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ सोलर पार्क्स के लिए एमओयू साइन किया। आईपीओ मार्केट की गर्मी ने भी बाजार को मजबूती दी है। टाटा कैपिटल आईपीओ और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ दोनों को जबरदस्त रिस्पांस मिला और अब जब आईपीओ रिफंड निवेशकों के खातों में लौटे हैं तो बाजार में नई लिक्विडिटी आई है, जिससे तेजी को सपोर्ट मिला है। विदेशी निवेशक पिछले 3 सत्रों से नेट खरीदार बने हुए हैं। अमेरिका भारत की ट्रेड बातचीत और गाजा क्षेत्र में शांति संकेतों से विदेशी पैसा फिर से भारतीय बाजार की ओर लौट रहा है। इससे सेंटिमेंट मजबूत हुआ है और शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजार ऊपर जा रहा है। सप्ताह भर में बाजार ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सभी 4 प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप में लगभग 2% तक की बढ़त रही। कैपिटल मार्केट और आईटी सेक्टर में सबसे अधिक तेजी रही, दोनों करीब 5% ऊपर बंद हुए। मिड कैप शेयरों में बीएसई लिमिटेड, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, नायका, डिवीज लैब्स और येस बैंक टॉप गेनर्स रहे। निफ्टी 50 के 35 शेयरों में इस हफ्ते बढ़त दर्ज की गई, जबकि कुछ में हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखी, जैसे टाटा मोटर्स, ट्रेंट, एचडीएफसी लाइफ और अदानी एंटरप्राइजेज। मेटल शेयरों में थोड़ी कमजोरी रही, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ने से कमोडिटी प्राइस पर दबाव आया। हिंदुस्तान कॉपर और सेल टॉप लूजर्स रहे। गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स जैसे मनप्पुरम फाइनेंस में भी करीब 3% की गिरावट आई, क्योंकि सोने की कीमतों में कमजोरी देखी गई।
टेक्निकली बाजार अभी 25,000 के सपोर्ट और 25,350 से 25,500 के बीच ट्रेंड करेगा। जब तक विदेशी निवेश और आईपीओ से फंड फ्लो जारी है, तब तक बाजार में तेजी का मूड कायम रहने की संभावना है। टेक महिंद्रा के सितंबर तिमाही Q2 नतीजों को लेकर बाजार में उम्मीदों का माहौल है। CNBC TV18 के पोल के मुताबिक कंपनी का मुनाफा 15% बढ़कर 1,317 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जबकि रेवेन्यू 13,805 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कंपनी के लिए BFSI और कम्युनिकेशन सेक्टर सबसे मजबूत रहे हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेगमेंट में कमजोरी दिखी है। मैनेजमेंट का मानना है कि दूसरी छमाही में इन सेक्टर्स में रिकवरी शुरू हो जाएगी। अमेरिकी सेनेट ने बायोसिक्योर एक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे चीन की बायोटेक कंपनियों में अमेरिकी निवेश और फंडिंग पर कड़े प्रतिबंध लगेंगे। इस कदम का मकसद है कि अमेरिकी सप्लाई चेन को किसी भी संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे से बचाया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला भारत की CDMO इंडस्ट्री के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। अब अमेरिका और यूरोप चीन के बजाय भारत को अपने फार्मा और बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में चुन सकते हैं। इससे सिंजीन इंटरनेशनल, न्यूलैंड लेबोरेटरीज और जुबिलेंट फार्मोवा जैसी कंपनियों को सीधा फायदा मिल सकता है। सिंजीन पहले से ही कई अमेरिकी क्लाइंट्स के साथ काम करती है, न्यूलैंड API सेगमेंट में मजबूत है और जुबिलेंट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में सक्रिय है। ब्रोकरेज हाउसेज मान रहे हैं कि इससे भारत का हिस्सा ग्लोबल बायोटेक आउटसोर्सिंग में तेजी से बढ़ेगा। नोबेल पीस प्राइज इस बार गया है वेनेजुएलन लीडर मरिया कोरिना मछाडो को। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला, जिस पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग मजाक में कह रहे हैं ट्रंप को प्लास्टिक वाला नोबेल दे दो। इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी एक और अहम अपडेट, भारत अब अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते फिर से मजबूत कर रहा है। भारत ने काबुल में अपनी एम्बेसी को फिर से अपग्रेड करने का फैसला लिया है और विदेश मंत्री S जयशंकर ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात भी की। ये 2021 के बाद दोनों देशों के बीच पहला ऑफिशियल इंटरैक्शन है। अब जरा नजर डालते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर। कल रात US मार्केट्स थोड़ा कमजोर रहे। डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों ही नेगेटिव में बंद हुए, लेकिन आज सुबह उनके फ्यूचर्स हल्के पॉजिटिव दिख रहे हैं। यही वजह है कि गिफ्ट निफ्टी ने सुबह मजबूती के साथ ओपनिंग दी। आज ज्यादातर एशियाई बाजार कमजोर रहे। जापान, चाइना और हांगकांग में 1 से 2% की गिरावट रही, जबकि साउथ कोरिया और ताइवान में ठीक ठाक मूवमेंट दिखा। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के मार्केट फिर गिरावट में रही। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसमें आदित्य एल्यूमिनियम स्मेल्टर के विस्तार प्रोजेक्ट के तहत पॉट शेल और सुपर स्ट्रक्चर का फैब्रिकेशन, सप्लाई और इंस्टॉलेशन शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 204 करोड़ रुपए है और ये हिंडाल्को की सालाना 2 लाख टन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्षमता बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। HCC की एडवांस्ड फैब्रिकेशन और एग्जीक्यूशन क्षमता इस बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार पूरा करने में मदद करेगी। इससे कंपनी की प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स में मौजूदगी और मजबूत होगी। शेयर की बात करें तो HCC का शेयर शुक्रवार को 3.35% की तेजी के साथ 28.69 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि पिछले एक साल में इस शेयर में 27.17% की गिरावट देखने को मिली है। द फीनिक्स मिल्स ने Q2 में मजबूत प्रदर्शन दिखाया। उनके मॉज में रिटेल कंजम्पशन साल दर साल 13% बढ़ा, जबकि H1 वित्त वर्ष 2026 में 12% की बढ़त रही। फीनिक्स मार्केट सिटी बेंगलुरु और पुणे में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे ग्राहक अनुभव बेहतर होगा। ट्रेडिंग डेंसिटी में भी डबल डिजिट वृद्धि हुई। कमर्शियल ऑफिस सेगमेंट में हाफ 1 वित्त वर्ष 26 में लगभग 7.2 लाख वर्ग फुट का ग्रॉस लीजिंग हुआ। मुंबई और पुणे की ऑक्यूपेंसी बढ़कर 76% हो गई। रेजिडेंशियल बिजनेस में भी कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा। हाफ 1 वित्त वर्ष 26 में ग्रॉस सेल्स 297 करोड़ रुपए और कलेक्शन 214 करोड़ रुपए रही। फीनिक्स मिल्स लिमिटेड का शेयर BSE पर 1592.20 रुपए पर बंद हुआ। सितंबर का नया डेटा आया है और इसमें फिर से रिकॉर्ड बन गया है। 29,361 करोड़ रुपए की SIP हुई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। अगर आप तुलना करें तो पिछले साल सितंबर में SIP 24,500 करोड़ रुपए की थी और उससे पहले सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए, यानी साल दर साल बढ़ता हुआ जबरदस्त ट्रेंड। 2016-17 में महीने की SIP सिर्फ 3,000 करोड़ ही होती थी और आज हम लगभग 30,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुके हैं, यानी 10 साल में 10 गुना से ज्यादा ग्रोथ। ऐसा लगातार बढ़ता डेटा बताता है कि भारतीय निवेशक अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सितंबर में थोड़ा सा स्लो इनफ्लो रहा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में अब भी जबरदस्त पैसा आ रहा है। मिड कैप में 5,000 करोड़ रुपए और स्मॉल कैप में 4,300 करोड़ रुपए का इनफ्लो।
शाहपुर जी पालोनजी ग्रुप एसपी ग्रुप पर कर्ज का बड़ा दबाव बना हुआ है। दिसंबर तक ग्रुप को करीब 1.2 अरब डॉलर यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। इस कर्ज के लिए उन्होंने टाटा सन्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक एसपी ग्रुप के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं होगा। टाटा सन्स के शेयर अनलिस्टेड हैं, इसलिए बैंक उन्हें बेच भी नहीं सकते, जिससे लोन रीपेमेंट और मुश्किल हो सकता है। अब कर्ज देने वाले एसपी ग्रुप से अतिरिक्त गारंटी या एसेट बेचने की ठोस योजना मांग सकते हैं। टाटा ग्रुप से अब तक हिस्सेदारी बेचने को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। एसपी ग्रुप चाहता है कि टाटा सन्स को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाए ताकि वे अपनी हिस्सेदारी खुले बाजार में बेचकर बेहतर वैल्यू पा सकें। अस्ते लेबोरेटरीज लिमिटेड ने अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के तहत श्रीवन फार्मा केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 100% अधिग्रहण करने का फैसला किया है। ये डील 277.2 करोड़ रुपए की है और पूरी तरह शेयर स्वैप बेस्ड होगी, यानी नकद नहीं बल्कि शेयर के बदले शेयर दिए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि ये अधिग्रहण उसकी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने और नए फार्मा सेगमेंट्स में एंट्री के लिए स्ट्रैटेजिक कदम है। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी, लागत घटेगी और ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार की संभावना बनेगी। इस डील से अस्तल को एपीआई टेक्नोलॉजी, नए इंटरनेशनल क्लाइंट्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का एक्सेस मिलेगा। ये अधिग्रहण कंपनी के लॉन्ग टर्म वैल्यू अपग्रेडेशन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वेदांता ग्रुप के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। कोर्ट ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर वेदांसिंग रिसर्च एलएलसी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। वाइसरॉय ने वेदांता और उससे जुड़ी कंपनियों पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे और सेबी और आरबीआई से जांच की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी जांच का कोई आधार नहीं दिखता और याचिकाकर्ता ने बाद में अपनी याचिका वापस ले ली है। इस फैसले से वेदांता के निवेशकों को राहत मिली है। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद बैंक ने जानकारी दी कि आरबीआई की हाई लेवल कमेटी ने उन्हें एक लेटर ऑफ कॉशन जारी किया है। ये चेतावनी बैंक को केवाईसी नियमों का कड़ाई से पालन करने और ग्राहक पहचान में सतर्क रहने के लिए दी गई है। ये मामला 2009 का है, जब बैंक ने सोसाइटी के नाम से खाता खोलते समय कुछ जरूरी दस्तावेज सही तरीके से नहीं लिए थे। हालांकि बैंक ने समय के साथ सुधारात्मक कदम उठाए हैं और सिस्टम को बेहतर बनाया है। आरबीआई ने इसे ध्यान में रखते हुए सिर्फ चेतावनी जारी की है और इस आदेश का बैंक की वर्तमान गतिविधियों पर कोई असर नहीं होगा। शुक्रवार को एक्सिस बैंक का शेयर 1182.25 रुपए पर बंद हुआ, यानी 1.29% की बढ़त के साथ। पिछले एक साल में बैंक के शेयर में कुल मिलाकर सिर्फ 0.15% की गिरावट देखने को मिली है। CAMS यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के शेयर में अगले सत्र में एक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी ने शुक्रवार को बोर्ड की बैठक में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है। इसमें 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर को 2 रुपए के फेस वैल्यू के 5 शेयर में बदल दिया जाएगा। शुक्रवार को CAMS का शेयर 3,863 रुपए पर बंद हुआ, यानी करीब 0.8% की बढ़त के साथ। पिछले साल दिसंबर में इसका उच्चतम स्तर 5,367 और मार्च में निचला स्तर 3,030 रहा। अब बात करते हैं सोलार लिमिटेड की। ये कंपनी सोलार सेल्स यानी सौर ऊर्जा के लिए जरूरी सेल्स बनाती है। रिन्यूएबल सेक्टर में अभी काफी ग्रोथ है और इस कंपनी के शेयर ने पिछले 5 दिनों में 15 से 16% की बढ़त दिखाई है। महीने भर में ये 47% ऊपर गया और पिछले 6 महीनों में लगभग 311% की रिटर्न दी है। कंपनी ने हाल ही में अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है, जिसमें इनकम और प्रॉफिट दोनों में मजबूत बढ़त दिखी है। सितंबर 2025 में कंपनी की इनकम 203 करोड़ रुपए तक पहुंची, जो पिछले साल 28 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट भी पिछले साल के 9 करोड़ से बढ़कर इस साल 46 करोड़ तक आ गया है। अब बात करते हैं एल्कॉन इंजीनियरिंग की। आज इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली क्योंकि क्वार्टर 2 के नंबर्स मार्केट को पसंद नहीं आए। टॉप लाइन में ग्रोथ हुई थी, लेकिन प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के लेवल से नीचे आ गया। पिछले 4 क्वार्टर में प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस बार EPS 3.91 पर आ गया, जो पिछले साल के लेवल पर लौट गया। इसी वजह से मार्केट ने स्टॉक पर प्रेशर डाला और गिरावट देखी गई। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के Q2 2025 रिजल्ट्स के बारे में। ये रिजल्ट 17 अक्टूबर 2025 को आने वाले हैं और निवेशकों के लिए बेहद अहम है। विशेष रूप से इस बार जियो और रिटेल बिजनेस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। निवेशक और बाजार जानना चाहेंगे कि टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर ने कंपनी के ग्रोथ में कितना योगदान दिया है। दिवाली को देखते हुए एक्सिस कैपिटल ने कुछ शेयर निवेशकों के लिए हाईलाइट किए हैं। इसमें रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर को 10,625 रुपए का टारगेट दिया गया है, जो लगभग 23% अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है।
डॉम्स इंडस्ट्रीज का टारगेट 3,110 रुपए है, लगभग 22% पोटेंशियल। कंपनी की 44 एकड़ ग्रीनफील्ड फैक्ट्री है और पेन, बैग, टॉयज जैसे नए प्रोडक्ट सेगमेंट में विस्तार से ग्रोथ बनी रहने की उम्मीद है। 3,50,000 आउटलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इसका फायदा देगा। शैलेट होटल्स का 120 और माइंड कॉर्प का लगभग 19% अपसाइड है। कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और कमर्शियल प्रॉपर्टी से मजबूत कैश फ्लो है, जिससे ग्रोथ लगातार बनी रहेगी। बैंकिंग सेक्टर में कोटक महिंद्रा बैंक का टारगेट 25,000 रुपए रखा गया है, लगभग 17% अपसाइड के साथ। फेडरल बैंक का टारगेट 240 रुपए है, लगभग 16% पोटेंशियल। ऊर्जा सेक्टर में JSW एनर्जी के लिए टारगेट 625 रुपए है, अगले एक साल में 15% अपसाइड दिख रहा है। कोफोर्ज को 1,980 रुपए का टारगेट दिया गया है, लगभग 15% अपसाइड के साथ। ये सभी स्टॉक्स एक्सिस कैपिटल ने कवर किए हैं, इसलिए वॉच करना जरूरी है। KEC इंटरनेशनल के लिए टारगेट प्राइस 1,030 रुपए है, यानी 20% संभावित बढ़त। कंपनी की डाइवर्सिफाइड और मजबूत ऑर्डर बुक आने वाले 18 से 24 महीनों के लिए स्थिर रेवेन्यू दिखा सकती है। माइंड कॉर्प के लिए टारगेट प्राइस 690 रुपए है, यानी 19% संभावित बढ़त। कंपनी नए ऑर्डर्स और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक विस्तार से लाभ उठा रही है, जिससे उसका आउटलुक मजबूत दिखता है। अगले हफ्ते कई कंपनियों में डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट, राइट्स इशू और डीमर्जर जैसे कॉर्पोरेट एक्शन होने वाले हैं। रिकॉर्ड डेट पर ही तय होता है कि किस निवेशक को इसका फायदा मिलेगा और स्टॉक के भाव पर इसका असर कब दिखाई देगा। सूरज इंडस्ट्रीज और डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड के राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट 13 और 14 अक्टूबर को है। इन तारीखों को शेयरधारकों को नया राइट्स अलॉटमेंट मिलेगा। गोकल एग्रो रिसोर्सेज और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं। खासकर टाटा इन्वेस्टमेंट का 1:10 स्टॉक स्प्लिट 14 अक्टूबर को लागू होगा, यानी हर एक शेयर अब 10 शेयरों में बदल जाएगा। इसी दिन यानी 14 अक्टूबर को टाटा मोटर्स लिमिटेड का डीमर्जर और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का राइट्स इशू रिकॉर्ड डेट पर आएगा। SKF इंडिया लिमिटेड का डीमर्जर 15 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट पर लागू होगा। इसी दिन TCS अपने शेयरधारकों को 11 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देगी। AB इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड का 1:10 स्टॉक स्प्लिट 17 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट पर लागू होगा। 16 अक्टूबर को कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम्स 5-3 बोनस शेयर देगी। इसके अलावा वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड भी 2 कॉर्पोरेट एक्शन करेगी, 10-1 बोनस और 1:10 स्टॉक स्प्लिट।